नेक्स्ट जो अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की वो है रोल ऑफ विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर एंड फॉलिक एसिड इन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस और वी कैन से आरबीसी सिंथेसिस, पर्टिकुलरली इन आरबीसी सिंथेसिस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास फॉलिक एसिड का क्या रोल है, इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या रोल है, इंट्रिंसिक फैक्टर कौन सी सर की बला है, और है ना विटामिन B12 का इसमें क्या चक्कर है, ये सब कुछ क्या है, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास बेसिकली जो थोड़ा सा भी आप समझने इस चीज़ को समझें कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड हमारे पास आरबीसी को डिवाइड होने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये एक कंपाउंड बनाता है जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है फॉर डिवीजन ऑफ आरबीसी सेल। जब हमारे पास प्री मेच्योर फॉर्म में होते हैं, रेटिकुलोसाइट स्टेज में होते हैं, तो इनको डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड ना हो तो हमारे पास सेल का साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा और सेल डिवाइड नहीं होगा, तो हमारे पास एक एनीमिक कंडीशन हो जाएगी जिसको हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक मीन्स कि सेल का साइज़ तो बहुत ज़्यादा लार्ज है लेकिन एनीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि सेल डिवाइड ही नहीं हुआ है। सेल डिवाइड नहीं हुए तो सेल की कंसंट्रेशन, आरबीसी की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। अब ये समझते हैं कि इसके अंदर ये है ना, ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, किस चीज़ की बला है और इन तीनों का क्या चक्कर है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो जीआईटी के सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑक्जेंटिंग सेल्स, जो कि हमारे पास है ना एचसीएल भी रिलीज़ कराते हैं। ये क्या कराते हैं, ऑक्जेंटिंग सेल्स कह लो, पैराइटल सेल्स कह लो, ये क्या करते हैं कि ये हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर एक प्रोटीन है जो कि रिलीज़ कराते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करेगा कि हमारे पास जाहिर सी बात है विटामिन हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, हमें फूड से इंटेक करना होता है। तो ये क्या करता है कि जैसे ही हमारे पास जीआईटी में रिलीज़ होता है, ये हमारे पास विटामिन B12 और फॉलिक एसिड को कैरी करके सेल्स के अंदर ले आता है। ठीक है, सेल्स के अंदर ले आता है और फिर इसको जहाँ हमारे पास नीड होती है बेसिकली लिवर के बोन मैरो में, ये वहाँ पर जाके छोड़ के आ जाता है। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है वो कैसे कॉज होता है कि अगर हमारे पास दो कंडीशन है, या तो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड आ नहीं रहा हो, ठीक है, फूड के अंदर हमारे पास आ नहीं रहा हो, ठीक है, या तो हमारे पास इनकी रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रही हो, और तीसरा चीज़ ये है कि हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर ना हो। तीन चीज़ें हो सकती हैं। जाहिर सी बात है अगर हमारे पास विटामिन B12 और फॉलिक एसिड ना हो तो भी हमारे पास आरबीसी की डिवीजन नहीं होगी। अगर हमारे पास इनकी रीएब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो रही हो तो भी हमारे पास है ना इनके होने का फ़ायदा नहीं है, या इनका ये हो और हमारे पास एब्जॉर्प्शन का भी मसला ना हो, इंट्रिंसिक फैक्टर ना हो, एब्जॉर्प्शन का भी मसला नहीं है, इंट्रेंस और है ना हमारे पास विटामिन B12 फॉलिक एसिड भी है लेकिन इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, तो हमारे पास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनका है ना ये देखना कि क्या रोल है। अब हमारे पास अगर इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ हो रहा है, इस है ना हमारे पास जीआईटी से पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिंग सेल्स है, ये क्या करेंगे, ये हमारे पास विटामिन B12 और फॉलिक एसिड को सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब करा लेगा। अगर हमारे पास सेल्स के अंदर स्प्रू हुआ है, स्प्रू कहते हैं हमारे पास इन्फ्लेम्ड सेल्स हो जाएँ, वो क्या करें कि वो हमारे पास इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं करवा रहे। किसकी एब्जॉर्प्शन नहीं करवाने दे रहे, है ना, इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के कॉम्प्लेक्स को एब्जॉर्ब नहीं करवाने दे रहे, तो भी हमारे पास एनीमिया हो जाएगा, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, अगर हमारे पास विटामिन B12 और फॉलिक एसिड नहीं आ रहे तब भी हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। अगर हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर ना रिलीज़ हो रहा हो, विटामिन B12 फॉलिक एसिड भी है, स्प्रू भी नहीं है, लेकिन इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ ना हो रहा हो, तो हमारे पास तब भी है ना ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को हम कहते हैं कि स्पेसिफिक एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की स्पेशलाइज्ड टाइप है, इसको हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, तो ये और इसके अंदर हमारे पास सेल का साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हमारे पास MCV और MHC जो मैंने पहले बताई भी हैं ये चीज़ें, कि MCV क्या होता है कि हमारे पास मीन कार्पस्कुलर आरबीसी वॉल्यूम, और यानी कि एक आरबीसी सेल का वॉल्यूम, और MCH क्या होता है कि हमारे पास मीन कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन वॉल्यूम। ठीक है, हेमोग्लोबिन का एक आरबीसी सेल के अंदर कितनी क्वांटिटी और कितना अमाउंट है। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है MCHC, वो होता है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन का मेन कार्पोस्कुलर हीमोग्लोबिन है ना, वो काउंट इन इन मिलीलीटर और वी कैन से इन लीटर ऑफ ब्लड, 1 लीटर या हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का कितना वॉल्यूम वो अमाउंट है। तो ये जो है कि ये MCHC ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है कि कितना हमारे पास क्वांटिटी ऑफ आरबीसी प्रेजेंट है। MCV और वो जो था MHC, ये दोनों रिलेटेड होते हैं आरबीसी के साइज़ से, क्योंकि यहाँ पर एक हेमोग्लोबिन और एक आरबीसी के साइज़ की बात होती है, और MCHC के अंदर बहुत सारे जितने हमारे पास क्वांटिटी ऑफ आरबीसी होंगे उतना हमारे पास क्वांटिटी ऑफ हेमोग्लोबिन होगा। तो एक चीज़ याद रखना कि जितने भी एनीमियाज़ होंगे उसके अंदर MCHC हमेशा डिक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी ऑफ आरबीसी कम हो रहे हैं, तो हमारे पास हेमोग्लोबिन की भी टोटल ओवरऑल क्वांटिटी कम हो जाएगी। लेकिन MCV और MHC ये
दो सिर्फ दोनों जो हैं वो एक कंडीशन के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है, वो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एमसीवी का देखा जाए तो हमारे पास क्या है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। तो वॉल्यूम हमारे पास इनलार्ज हो जाएगा क्योंकि डिवीजन नहीं हो रही, सेल इनलार्जमेंट हो रही, मेगालोब्लास्टिक है। और एमएससी जाहिर सी बात है, जब आरबीसी का सेल इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास हीमोग्लोबिन का कंटेंट भी इंक्रीज़ होता शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसको